गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वापस आपके लिए लेके आया हूं एक शॉट के अंदर फुल गुजराती। इसके अंदर हम वन बाय वन सारे के सारे चैप्टर समझेंगे, ध्यान से समझेंगे और ऊपर से हिंदी एंड गुजराती दोनों मिक्स करेंगे। जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी गुजराती है तो वहां पर मैं गुजराती बोलूंगा, और जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा वो समरी वाइज मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, तो एक शॉट के अंदर पूरा गुजराती स्टैंडर्ड 10, और आज की जो शुरुआत कर रहे हैं वो है 18 नंबर से, है ना। पीछे से ऊपर की साइड में जाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी जो आपका ज्यादातर का जो चैप्टर्स है वो पीछे वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे तो आपने फर्स्ट टर्म में कर लिए होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारी पोएट्री है जो कि 18 नंबर के, नाम है लघु काव्य। लघु का मतलब ही होता है छोटा, एंड काव्य का मतलब तो पोएम होता है। अब इसके अंदर ज्यादातर हमने देखा हुआ है 8th 9th एंड नाउ 10th के अंदर के 3 होते हैं। नंबर 1 दैट इज दूहा, नंबर 2 इज अ मुक्तक, एंड नंबर 3 इज अ हाइकू। अब दूहा एग्जैक्टली क्या होता है? आपने देखा होगा कि ज्यादातर बड़े बड़े जो सॉन्ग होते हैं, या फिर चालीसा होती है, या फिर शतक पाठ होते हैं, है ना। अब वो लंबे से होते थे, तो उसके कारण से शुरुआत के अंदर कुछ ऑडियंस जो है उसको शांत बिठाने के लिए या उसका माइंड सही तरह से ढालने के लिए दूहा का इस्तेमाल करते थे, या फिर आप कह सकते हो कि शेर या शायरी की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जब लंबा सा आख्यान प्रेमानंद जी वडोदरा में गाते थे तो उस वक्त काफी सारे जन लोग आके बैठते थे, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता था, तो वहां पर उसका मन शांत करने के लिए कुछ ऐसे दूहा का प्रयोग करते थे जिससे लोग बैठ भी जाते थे, समझ भी जाते थे, एंड देन मेन रस जो है, मेन बात है, मेन कविता है, उसको सिखा सकते थे। दूहा का कार्य इस तरह से, अगर आपने मूवी देखी होगी जिसमें एक गाना है और वो है कि ढोली तारो ढोल वागे, तो शुरुआत वहां से नहीं होती है ना। वस्ती तेरी विशाल कुदरत का तू कमाल, दैट इज दूहा। अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते तो वहां पर भी आप शुरुआत में आप देखो तो वहां पर डायरेक्ट सी श्री गुरु चरण सरोज रजनी, ये दूहा है, और फिर हम चालीसा पे जाते हैं। तो दूहा है वो हमारे सुर लय ताल को सेट करने में हेल्प करता है, सामने वाले जो लोग होता है उसके मन को शांत करने का काम करता है, एंड देन मेन रस जो है, इंटरेस्ट है, उसको आगे ले जाने का काम दूहा करता है। और यही यहां पर काम करता है दूहे का। शुरुआत हम करते हैं दूहा नंबर 1, और ज्यादातर आप देखिएगा दूहे के अंदर, दूहा के अंदर आपको कोई ऑथर नहीं मिलेंगे, कवि नहीं मिलेंगे, तो ये यहाँ की बड़ी बात है जो आपको लेखक कवि के नाम लर्न नहीं करेंगे। तो शुरुआत के अंदर यहां पर पहला वाला ही है कि कड़वा होय लीमड़ा पर शीतल तेनी छाए, बांधव होय अबोलड़ा पण पोतानी बाय। बाय का मतलब होता है स्लीव, है ना। छाए बाय रिपीटेड है। क्या है यहां पर कि हमारा जो लीमड़ा होता है, नीम का पेड़, वो कैसा होता है? एकदम ठंडी छांव देने वाला होता है कड़वा, पर छांव ठंडी होती है। उस तरह से हमारे भाई बहनों के साथ हमारा बचपन से लेकर अभी तक का कितना भी झगड़ा क्यों ना हो गया हो, पर फिर भी जब हमें खराब परिस्थिति में वो देख जाते हैं, या फिर बुढ़ापे के अंदर या कैसी भी खराब परिस्थिति के अंदर, हमेशा हमारे भाई बहन ही हमें काम आते हैं। इसलिए कितना भी शर्ट अच्छा क्यों ना हो, जो उसकी स्लीव है वो हमेशा उसको कनेक्टेड रहती है। इस तरह से लिमड़ा कड़वा है, उसकी छाल कड़वी है, पान कड़वा है, फल कड़वा है, पर फिर भी उसकी छांव जो है वो ठंडक वाली है। वो यहां पर आपको बताना चाहते हैं। एंड उसके साथ कनेक्ट क्या कर रहे हैं कि बांधव, हमारे भाई बहन के साथ भले कितना भी हमारा संबंध खराब क्यों ना हो, पर फिर भी हमेशा वही भाई बहन जीवन के अंदर हमें काम आते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से आप यहां पर अगर समझना चाहते हो, लिखा यहां पर कंप्लीटली लिखा है क्या कि जीवन के अंदर अपना आ दृष्टांत जे छे ये हमेशा आपको काम आ जाता है जीवन को ज्यादा अच्छी तरह से सीखने में और समझने के लिए। ठीक है, नाउ दूहा नंबर 2 है, एंड उसमें क्या बताया जाता है, और वो बताते हैं यहां पर कि जे जन पामे पूर्णता, जे जन पामे पूर्णता ते कदी ना फूलाए, बांधव हो जे जन पामे पूर्णता ते कदी ना फूलाए, पूरो घट छलकाए नहीं अधूरो घट जलकाए। घट का मतलब होता है घड़ा, है ना। फुल घड़ा होता है, उसके पास परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण नॉलेज है, और वो कभी अपना दिखावा करता नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है चांद को देखकर कि हे चांद तू चांद नहीं है कुछ और है, तो चांद नीचे आकर अपनी आई कार्ड नहीं बताता है कि ये सर्टिफिकेट देख ले मैं ही चांद हूं। नहीं भाई, तुझे नहीं मानना है, तेरा प्रॉब्लम है, मैं आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। चाहे डॉक्टर है, लॉयर है, या बड़ा सा सीए या बिजनेसमैन है,
वो आपका प्रॉब्लम है कि उसके बारे में खराब सोचते हो। उसी तरह से यहां पर कहते हैं कि जिसके पास 100% नॉलेज होते हैं वो कभी घमंड करता नहीं है। फुलाना का मतलब क्या? घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करते हैं भाई, हम डाउन टू अर्थ रहते हैं, सबके साथ बहुत सिंपल तरीके से वर्तन करते हैं। और यहाँ पर वर्ल्ड मैप के अंदर बहुत सारे ऐसे महापुरुष है, सन्नारिया है, जो उन लोगों ने अपने जीवन के अंदर अच्छा कर्म किया है और उसी कारण से हम उसको जानते हैं, उसको दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से पूरा जो घड़ा होता है ना, ये छलकाए जाता नहीं है, दिखावा नहीं करता है। अधूरा घड़ा होता है, अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, वो ज्यादातर दिखावा करता है, मेरे पास ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, जबकि उसके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिखावा ही उसका मेन पर्पस होता है। तो ये यहां पर बताना चाहते हैं ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट है वो हमारा मुक्तक। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुक्तक? मुक्तक क्या होता है? देखो, अगर मेटल को लाइन वाइज लिया जाए तो सबसे पहले आयरन आता है, अगर हम उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो पीतल है, कॉपर है, उसके बाद तो क्या चांदी आ जाता है, फिर गोल्ड आता है, प्लेटिनम, डायमंड, एंड फिर क्या आता है तो कि मोती आता है। जीवन में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो सीधा दिल पे लग जाती है। कभी कभी वो गुस्से में भी होती है तो कभी कभी तारीफ की भी होती है। गुस्से वाली क्या कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता है, ये करके बता तो मैं मानूं। एंड देन उस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं एंड वही सेंटेंस हमारा जीवन बदल देता है। उसी तरह से कभी कभी ये भी होता है कुछ हमारी तारीफ कर दे एंड उसी चीज को हम और आगे ले जाने की कोशिश करें। तो कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे सेंटेंस जो मोती की तरह वैल्यूएबल होता है और हमारे जीवन में इफेक्ट करता है, दैट इज मुक्तक, मीन्स मोती। क्या बताते हैं यहां पर? अमने नाखी दो जिंदगी नी आग मां, अमने नाखी दो जिंदगी नी आग मां, અમે આગને પર ફેરીશું બાગમાં, સર કરીશું આખરે સૌ મોરચા, એકવાર મોતને તો આવા દો લાગમાં। જીવનની અંદર આપણે હંમેશા આગળ વધવાની કોશિશ કરવાની છે અને આગળ વધીશું એટલે ખાડા, ટેકરા, તકલીફો એ આવવાની જ છે। અને જો એ નહીં આવે તો જીવન જીવવાનો મકસદ શું છે? देखो, मैं आपको हिंदी में एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि अगर आप इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाओ, मतलब आपके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सत्ता, पावर है, खूबसूरती है, बल भी है, सब कुछ है। अब मैं आपको पूछूं अब आप क्या करोगे? बोले अब मैं क्या करूंगा सर, कुछ बताओ मुझे क्या करना है अब। तो हमें क्या चाहिए? जीवन के अंदर काम चाहिए, आगे बढ़ने का नाम चाहिए एंड उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल चाहिए। और जब तक हम ये नहीं करते ना तब तक हम परेशान होते रहते हैं। एंड अगर हम काम करते हैं तो एक चीज जरूर आने वाली, वो क्या है? वो है मुसीबत। मुसीबत का यहां पर नाम दिया है आग। यानी आप अपने जीवन के अंदर जहां पर भी परेशान होते हो वहां पर आपके लाइफ के अंदर आग आनी 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 है। और आग आएगी तो उसके सामने आप तो हो ही, है ना। तो लिखा है कि हमें लाइफ के अंदर कितनी भी बड़ी फ्लेम, आग क्यों ना आ जाए, हम आग को इस तरह से हैंडल करने वाले हैं कि जैसे बगीचे में, बाग के अंदर जैसे फूल होते हैं, कोमलता होती है पत्तों के अंदर, बस इस तरह से हम उस मुसीबत को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जीने वाले हैं। आग की तरह आग को बाग में कन्वर्ट करेंगे। इवन आप कोई भी मोर्चा पे, कोई भी फील्ड में, कोई भी जगह पर हमें आप भेज दो, हम उसको भी सर अचीव कर लेंगे। सर करीशु बधाज मोर्चा हो, इवन मौत भी आएगी ना, जो सबसे लास्ट काम है हम सबका, मौत भी अगर आएगी ना तो मौत को भी हम इस तरह से जी के जाएंगे या इस तरह से मर के जाएंगे कि लोग भी बोलेंगे कि इसको तो जीना तो आता है, साथ में मरना भी आता है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा सोल्जर है ना, जिसको प्राउड मिलता है, हम जैसों को नहीं मिलता। उन लोगों को तिरंगा झंडा, राष्ट्रध्वज पहना के उसको अलविदा किया जाता है, जो उसका सम्मान हम सबकी आंखों में दिखता है ना। तो कहते हैं कि हम मरेंगे तो कुछ ऐसा करके जाएंगे ताकि लोग भी हमारी मौत के ऊपर भी वाह वाह करेंगे। तो जीवन में कुछ ऐसे सेंटेंस जो हम सुनते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, और हमें लगता है कि यार जीवन ये है। बाकी कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा भी जीते हैं, पैदा होते हैं, मर भी जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो बेटर है कुछ ऐसा जीवन जियो जिसमें मुश्किल ही आए तो हंसते हंसते सामना करो, एंड मौत भी आए तो ऐसी मौत होनी चाहिए कि लोग आपको सलाम करके जाए। ठीक है, तो दैट इज मुक्तक। आगे दूसरा मुक्तक है हमारा। मुक्तक यहां पर दिया है पंछी का एग्जाम्पल देकर, मनुष्य यानी कि मानवता की बात बताई है। मनुष्य कैसा है? तो मनुष्य बहुत लुच्चा है। मनुष्य के साथ हमेशा एक ही चीज होती है, वो है स्वार्थ प्रयाणता। वो स्वार्थी है और कुछ भी नहीं है। अब ये बात हमारे साथ रहने वाले मनुष्य के साथ कौन रहता है? तो क्या पशु, पक्षी, जीव जंतु, इवन वनस्पति भी तो है, पेड़ भी तो है ना। अब उसके अंदर सबसे ज्यादा क्लोज यहां पर बताया गया पंछी। पंछी क्या करता है? यहां पर दिखा है उसका एग्जाम्पल कि पिंजरानु बारणु खोली ने, केज,
પિંજરાનું બારણું ખોલીને પંખીને કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ તું આઝાદ છે, તું મુક્ત છે, તું मुक्त छे। पंखी बाहर निकलियो। फिर उसने मनुष्य को देखा और फिर वापस से अपने केज में, अपने पिंजरे में चला गया, क्योंकि उसको पता है कि हम भी नाटक देखते हैं, हम भी बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं और हमें पता है कि अभी निकलेगा और गोलीबार कर देगा, उड़ा देगा। इससे बेटर है हम अंदर की साइड में ज़्यादा सेफ है। और इसी के कारण से कहते हैं ना कि अगर आप जंगल में जाते हो और अगर आपके सामने शेर आ जाता है, आप क्या करोगे? जंगल में जाओ, शेर आ जाए तो हम क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे, शेर करेगा जो कुछ भी करना है। परंतु अगर ऐसा हुआ कि जंगल में जाते हो, सामने शेर है पर शेर केज, पिंजरे में है, तो क्या करोगे? बोला अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम देखेंगे, एंजॉय करेंगे। पर अगर शेर बाहर है तो फिर हमारी ये है, सेफ अगर रहना है तो हमें पिंजरे में रहना चाहिए, है ना, तो हम सेफ है। इस तरह से यहां पर एक सिंपल बात हमें बताई है कि पंछी को भी पता है कि बाहर रहने से बेटर है अंदर रहना। शायद कमेंट ये भी आपको देखने लायक है कि आजकल हम ऐसे हो चुके हैं, हम अपने आप को वो खेल, वो कूद, वो बाहर की प्रकृति नज़ारा को छोड़ते जा रहे हैं और अपने आप को पैक करते जा रहे हैं, जबकि पशु पक्षी जीव जंतु आज़ाद है। कोरोना में हमने भी देखा है इसको, है ना। तो एक के अंदर दो बात यहां पर बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। दूसरी एक खास बात आपको याद रखनी है, जितने भी हमारे इसके अंदर, क्योंकि दो है, 2 मुक्तक 2 हाइकू, टोटल 6 है, उसके अंदर से दूहा का कोई कवि लेखक नहीं है, यानी उसको कहते कर्ता, वो नहीं है, ठीक है। पर हां, इसके अंदर जो बाकी के 2 मुक्तक और 2 हाइकू है, उसके नाम वाइज आपको याद रखना है कि इसने ये दूहा लिखा है, सॉरी ये मुक्तक लिखा है और ये हाइकू लिखा है, तो आपको वो वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा। मैचिंग के अंदर ये भी पूछा जाएगा, जोड़ का जोड़ो, 1 लाइन आंसर, खरा खोटा एंड ब्लैंक के अंदर भी। सो इसको लाइटली नहीं लेना है। लास्ट वाला होता है, छोटा होता है पर बहुत भयंकर होता है ना। तो आगे चलते हैं, एंड वो हमारा आता है दैट इज मुक्तक। मुक्तक ये इटालियन नहीं है, सोनेट होता है, सोनेट 14 लाइन में लिखा जाता है, उसको सोनेट कहते हैं, वो 14 लाइन का होता है। ये इटालियन काव्य रचना है और ये याद रखो खास, ये जापानीज काव्य रचना है। जापान के अंदर छोटी छोटी चीजों में लिखी जाता है, यानी कि 5 7 5 लेटर्स, देन 7 लेटर्स, देन 5 लेटर्स, टोटल 17 लेटर्स का होना चाहिए, 3 लाइन में होना चाहिए, तो ही इसको हाइकू कहा जाता है। ये आपको खास याद रखना है, बार बार पूछा गया है। 575 जापानीज काव्य रचना। एंड फर्स्ट हाइकू क्या बताया गया है कि प्रकृति की बात बताई गई है। आपने देखा होगा एल्गी, है ना। एल्गी क्या होता है? गुजराती मैंने लील कहवाय, लील, है ना। तो ज्यादातर जब भी कहीं पर भी पानी स्टेडी रहता है और उसके ऊपर सनलाइट आती है, तो क्या हो जाता है कि वहां पर एल्गी यानी कि लील डेवलप हो जाती है ना। इस जीव सृष्टि के अंदर कि सबसे पहला जीव अगर माना जाता है साइंस के हिसाब से, तो वो एल्गी है। तो तुरंत ही अपने आप को डेवलप कर लेती है, हवा के हिसाब से, पानी के हिसाब से, सूर्य प्रकाश के हिसाब से, ठीक है। अब यहां पर कवि देखो कितनी मस्त करामत करते हैं, वो अपनी कल्पना को थोड़ा छुट्टा दौड़ देते हैं एंड वो बोलते हैं भाई देखो शू है कि लील ने ओढ़ीने पोढ़्यू छे तलाव, पोढ़्यू मतलब सो रहा है तालाब, पर इसको सोने नहीं देना है, उसको उठाना भी है। तो उठाएगा कौन? प्रकृति का दूसरा पार्ट, यानी कि बर्ड, यानी कि पंछी। लिखा है जाग्यू पंखिनी चाचे। इतनी छोटी सी बात को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं और समझाते हैं और मन की बातों को रजू कर देते हैं, पेश कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हाइकू की खासियत होती है कि प्रकृति अपने आप को हर एक बच्चे का ध्यान रखती है। जैसे आपको आपकी मम्मी ने नहलाना, खिलाना, पिलाना सिखाया, उसी तरह गाय अपने बछड़े को चाट के नहलाती है, तो प्रकृति माता, नेचर माता है, वो बाहर की सारी चीजों को नहलाती है। कैसे? तो कि जो ड्यू ड्रॉप्स आता है हम उसको झाकड़ कहते हैं, तो उसी तरह से नहलाती है तो सुलाती भी तो है ना। और सुलाने के लिए उसको भी तो कंबल चाहिए, तो कंबल के हिसाब से बताया गया एल्गी, क्यों एल्गी है ना, वो कंबल की तरह ओढ़ के वो तालाब सो रहा है, पर सोते रहना नहीं है, उसको उठाना पड़ेगा। तो इसको काम सौंपा हुआ है कि भाई तुम जाके उसको उठा दो। तो ये कवि की एक कल्पना है जो बहुत ही अच्छी तरह, यहां पर हमें ऐसा लगता है ऐसे क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि कुछ हमारे पास वर्ड आए, वाक्य रचना है। कभी कभी छोटी बातों को भी हम बहुत बड़ी बता सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर भी कुछ इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको घर में प्रैक्टिकली देखना है ना, तो मम्मी पापा का झगड़ा जरूर देखेगा
उसके अंदर एक वर्ड से भी सामने वाला समझ जाता है। इतना कहने से सामने वाला इफेक्ट आता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, कभी हाँ और कभी ना, कभी गुस्सा कभी तकरार भी बन जाता है। तो ये छोटे छोटे वर्ड कितने इफेक्टिव होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो कहते हैं ना कि एक हमें टाइटल देना होता है तो भी हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो इस तरह से छोटी सी पोएट्री आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया नया सिखाएगी, आगे ले जाएगी। और आगे हम देखते हैं, और एक हमारा हाइकू है उसको हम देखते हैं क्या, कि पर्वतनी टोचे पहुंच्યું वादळ, पर्वतनी टोचे पहुंच्યું वादळ અને स्वयं गયું वेराय। मित्रता की बात की गई है, फ्रेंडशिप की बात की गई है कि एक जो पहाड़ है बेचारा स्टेडी रहता है, उसके पास कौन आता है, तो कि उसके ऊपर जो पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर जो पंछी होते हैं, बस वो रहता है। पर आसपास की बातें भी तो हमें जाननी है कि इस प्रदेश में, इस गांव में, इस तालाब और इस नदी ने और इस समुद्र में क्या चल रहा है। तो सारी बातें लेके आता है बादल, है ना। बादल क्या करता है, दूर समुद्र के ऊपर जाता है, वहां से पूरा का पूरा पानी स्टोर करता है अपने अंदर, फिर अलग अलग गांव नगर सब जगह पर बिखेरता हुआ फिर आता है पहाड़ के पास। और पहाड़ के पास आते ही अपने आप को फैला देता है, खुश हो जाता है कि भाई मैं अपनी सारी बात अपने मित्र को बता दूं। एंड अपने हृदय की बातें बेचने के लिए, बांटने के लिए, समझाने के लिए स्वयं गयु वेरा है, अपने आप को हल्का कर देता है। तो उसी तरह से पहाड़ के पास भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, वो भी उसको देता है। जैसे हम अपने फ्रेंड को अगर 15 दिन 1 महीने से नहीं मिलते हैं तो हमारे पास इतनी सारी बातें होती है, वैसे हम 5 मिनट में समझ जाते हैं, पर उस वक्त जब बहुत समय के बाद मिलते हैं तो हम उसके साथ 1 घंटा 2 घंटा भी स्पेंड करते हैं और पता नहीं चला कहाँ टाइम चला गया। तो ये एक कवि के कल्पना के हिसाब से प्राकृतिक सारे दृश्यों को यहां पर बताया गया है।